Hello everyone, welcome to the lecture of P block elements. We will be reading today the boron family. Basically ये जो chapter है ना P block elements, this is a chapter जो NCERT में नहीं given है. हम सबको ये चीज पता है but फिर भी competitions में आता है तो सबसे पहला confusion ये होता है कि हमें कितना पढ़ना है और कहाँ से question आएंगे. तो मैंने अपनी NCERT को mark करके रखा है on the basis of previous trends जो follow हो चुके हैं और पिछले 5-6 साल के papers देखने के बाद I have personally noted down everything, I have highlighted down everything from the NCERT. तो अगर आप इतना भी कर लोगे तो कंप्लीट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे. और फिर एट द एंड ऑफ द डे, टू बी वेरी ब्रूटल ऑनेस्ट, इट इज कि पी ब्लॉक एलिमेंट, सॉल्ट एनालिसिस, ये वो कुछ चैप्टर्स होते हैं टोटल प्रेपरेशन में जहां से कुछ भी पूछा जा सकता है फिर, एंड दैट इज 1% भी नहीं, 0.1% ऑफ अनश्योरिटी व्हाट विल बी आस्क्ड, बट इट इज कंप्लीटली ओके, राइट. हम हमारे हिसाब की मेहनत कर ले, तो अगर हमें बेसिक्स ही नहीं पता है देन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवरसेल्व्स टू नो द एडवांस. ओके, सो जितना एनसीईआरटी में गिवन है उतना हम बिल्कुल कवर कर लेंगे जितना एनटीए वालों ने बोला है. अब एनटीए वालों ने क्या बोला है कि आपको हर एक पर्टिकुलर ग्रुप में ना, जैसे ये बोरॉन फैमिली है, आप बोलोगे मैम इंट्रोडक्शन क्यों स्किप कर दिया. इंट्रोडक्शन स्किप इसीलिए किया कि अगर आप पहले मेरी फैमिलीज के लेक्चर्स देखोगे एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ोगे देन इट विल बी मोर इजी. एंड मैंने इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से अभी फिलहाल आई हैव नॉट मार्क्ड इट, तो पहले अभी हमारा बोरॉन फैमिली डन है तो हम बोरॉन फैमिली पढ़ लेते हैं और उसको रिवाइज कर लेता है. ठीक है, तो यस, एज आई वाज टेलिंग यू, उन्होंने कहा है कि आपको एटॉमिक जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उनके कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ना है. जैसे बोरॉन में जो ये बोरैक्स है वो सब नहीं पढ़ना है. तो यहाँ पे देखो ऐसे क्रॉसेस लगे हुए हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है. डोंट इवन डेयर टू रीड दिस इवन फॉर वंस, नो नीड टू डू इट. जो बाकी का एक्स्ट्रा है वो आपके केमिकल बॉन्डिंग में ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है. आई ट्राइड रीडिंग इट वंस एंड उससे मुझे यही पता चला, तो इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है. जो भी चीजें हैं वो हमारे पास है यहाँ पे, सो या लेट्स गो विद इट. देखो 4 से 5 पेज में आपकी बोरॉन फैमिली डन है. इधर से लेक्चर लेना उधर से लेक्चर लेने से बेटर है कि हम एनसीईआरटी ही पढ़ ले और खत्म करते मामला. तो इसको इस तरीके से आपको मार्क कर देना है. चले, आप अपने पास कुछ हाइलाइटर्स लेके बैठो, 3-4 कलर की पेन्स लेकर बैठो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ सुन लो. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. और एंड डोंट एक्सपेक्ट, मैं जनरली इतना बड़ा इंट्रो ये नहीं देती, बट या इवन डोंट एक्सपेक्ट कि आपको अभी ही सारी चीजें लर्न हो जाएगी. नहीं होगी सारी चीजें लर्न, आपको विथ टाइम ये जो चैप्टर है, ये जो ब्लॉक है वो लर्न हो जाएगा. बट आई वुड रेकमेंड कि आपको इसको अगर लर्न करना है तो आप क्या करो, फॉर एटलीस्ट 2 to 3 weeks एवरी डे एक फैमिली, टोटल 6 फैमिली है ई ब्लॉक में, उसको डिवाइड कर दो एंड इसको एज अ पॉडकास्ट ईयर में डाल के वेन एवर यू आर रोमिंग हियर एंड देयर, या आपके पास फ्री टाइम है या आप ट्रैवल कर रहे हो, तब आप उसको अपने ईयरफोन्स में लगा के यू जस्ट लिसन टू इट एंड आपका काम हो जाएगा 2x की स्पीड पे. अभी लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. तो अभी हम देख रहे हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स. ग्रुप 13 को बोला जाता है बोरॉन फैमिली. बोरॉन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैंगन, आलू, गाजर, एम, थैला. और एक होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसे बोला जाता है निहोवियम. ठीक है, तो वो भी अभी हम देखेंगे क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ है. तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या है बोरॉन की. बोरॉन एक नॉन मेटल है, बाकी सब जो आपको देखने को मिलेंगे वो मेटेलिक कैरेक्टर है, और ये एलिमेंट्स है जो देखने को मिलता है. बस पहला पैराग्राफ वही बोल रहा है. देखो क्या बोल रहा है, दिस ग्रुप एलिमेंट शोज अ वाइड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज. बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल. ऑब्वियसली बोरॉन जो है वो नॉन मेटल है. एल्यूमिनियम इज अ मेटल बट शोज मेनी केमिकल सिमिलैरिटीज टू बोरॉन. ऐसा नहीं है कि मेटल नॉन मेटल में काफी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बट बोरॉन फैमिली के अंदर इवन दो बोरॉन एक नॉन मेटल है और बाकी सब मेटल्स है, उनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है. दे डोंट डिफर एट दैट रेंज. ओके, अ नॉर्मल लाइन, नॉट टू बी रिमेंबर्ड दैट way, and the rest of them have exclusive metallic character. तो क्या है, बोरॉन एक नॉन मेटल है, बाकी सब के सब मेटल है. ये पूरा पैराग्राफ का जिस्ट बस इतना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. बोरॉन इज फेयरली अ रेयर एलिमेंट, मेनली अकर एज ऑर्थोबोरिक एसिड. अब बोरॉन अकर कैसे होता है, बोरॉन फाउंड कहाँ होता है, और बोरॉन की अबंडेंस कितनी है, ये 3 चीजें जो है वो यहाँ पे मैंने लिखी है, बस वही इस पैराग्राफ में मेंशन है. देखो आपको पहले ये पढ़ लेते हैं.
बोरॉन अकर करता है तीन तरीके से। एक होता है ऑर्थोबोरिक एसिड, एक होता है बोरैक्स, एक होता है कर्नाइट। ऑर्थोबोरिक एसिड होता है H3BO3, बोरैक्स होता है Na2B4O7.10H2O एंड Na2B4O7.4H2O इज इक्वल टू कर्नाइट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है उनकी वैल्यूज अलग है, जिससे कि कंपाउंड ही पूरे अलग हो रहे हैं। तो बोरॉन जो है वो तीन तरीके से एग्जिस्ट करता है। उसके बाद कहाँ देखने को मिलता है, तो एक लद्दाख में देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है। पुगा वैली एंड सांबर लेक, इसको लर्न नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट दो जगह है एंड काफी फेमस जगह है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अबंडेंस कितना है बोरॉन का? 0.0001%। पॉइंट के बाद 3 0 और 1, ठीक है, 1% है। बोरॉन के दो आइसोटोप है, एक 10 मास नंबर वाला, एक 11 मास नंबर वाला। परसेंटेज है एक का 19% और 11 वाले का 81%। बस अब यही है, तो इसको पढ़ता है। जो येलो वाला है वो बोरॉन के लिए, बाकी फिर एल्यूमिनियम है, ठीक है। Let's read. Though boron is fairly a rare element, mainly occur as orthoboric acid H3BO3, borax Na2B4O7.10H2O and kernite Na2B4O7.4H2O. In India, borax occurs in Puga Valley, Ladakh and Sambar Lake, Rajasthan. The abundance of boron in earth crust is less than this percent by mass. There are two isotopic forms of boron, 10 वाले का 19% और 11 वाले का 81%. उसके बाद दिया है एल्यूमिनियम के बारे में, तो उसके लिए कलर ऑफ हाइलाइटर हैज बीन चेंज्ड। एल्यूमिनियम कैसा है, यहाँ पे देखो, पहले मैं ये पढ़ रही हूँ। एल्यूमिनियम होता है सबसे मोस्ट अबंडेंट मेटल। अर्थ पे सबसे मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है, वहीं पे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन के बाद। ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन जनरली नॉन मेटल्स है, तो पहला मेटल जो मिल रहा है सबसे ज्यादा वो एल्यूमिनियम ही है। अब एग्जिस्ट कैसे करता है, तो एक बॉक्साइट के फॉर्म में और क्रायोलाइट के फॉर्म में। बॉक्साइट होता है Al2O3.2H2O एंड क्रायोलाइट होता है Na3AlF6। इसमें Al की जो होगी वो +3 पावर ही आएगी, ठीक है। तो Al2O3.2H2O इज बॉक्साइट एंड Na3AlF6 के फॉर्मेट में जो कर रहा है वो क्रायोलाइट के तरीके से, ठीक है। उसके बाद गैलियम, इंडियम एंड थैलियम का इतना ज्यादा कुछ अबंडेंस नहीं है। बोरॉन, एल्यूमिनियम का काफी अच्छे लेवल पे है। और जो लास्ट है पी ब्लॉक की बोरॉन फैमिली का ग्रुप में जो सबसे लास्ट आता है वो निहोनियम एलिमेंट है, जिसे NH से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो है ना, ये वन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, यानी कि अभी हम उसे सिंथेटिकली प्रिपेयर कर रहे हैं लैबोरेटरीज में, और ये हमें नेचुरली देखने को नहीं मिला है। ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है, बट इसकी जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, उसकी हाफ लाइफ की स्टेबिलिटी बस 20 सेकेंड है। उससे ज्यादा ये स्टेबल फॉर्म में भी एक्सिस्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ज्यादा स्टडी हम निहोनियम के बारे में या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में नहीं करेंगे पी ब्लॉक के अंदर। अब देखो पढ़ते हैं। देखो ये पढ़ने के बाद कितना इजी हो जाता है, सारी लाइन समझ आ जाएगी। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, बिल्कुल सही बात है, एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। कितना परसेंट है भाई, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद 8.3% बाय मास। परसेंटेज लोड करना चाहो लर्न कर लो, नहीं करना मत करो। बॉक्साइट जो है सिर्फ इतना याद रखो कि ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, एलिमेंट के फॉर्म में। मेटल के फॉर्म में एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट। कैसे अकर कर रहा है बॉक्साइट? Al2O3.2H2O एंड क्रायोलाइट Na3AlF6 आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम इन विच एल्यूमिनियम विल बी फाउंड। देन इन इंडिया कहाँ कहाँ मिल रहा है? इट इज फाउंड एज मीका इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा एंड जम्मू। यहाँ पे मैम क्यों नहीं लिखा भाई, यहाँ पे आपके स्टेट्स आ गए। ये आपका ज्योग्राफी का पेपर थोड़ी ना है कि आपको सारे स्टेट्स पूछेगा वो, ठीक है। तो नहीं लर्न करोगे तो चलेगा। गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर लेस अबंडेंट एलिमेंट्स इन नेचर। निहोनियम का सिंबल NH होता है, एटॉमिक नंबर 113 होता है, मोलर मास 286 होता है एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 5f14, 6010, 7s2 एंड 7p2। जनरली ये जो कॉन्फ़िगरेशंस एंड एवरीथिंग ये हम करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। So far it has been prepared in very small amount and half-life of its most stable isotope is just 20 seconds. तो इस reasons की वजह से उसकी chemistry has not been yet established. Nihonium is a synthetically prepared radioactive element. Here atomic, physical and chemical properties of elements of these group leaving nihonium are discussed below. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी एलिमेंट्स है जो हमें पी ब्लॉक में देखने को मिलते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन फैमिली के लिए है NS2 MP1, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 1 इलेक्ट्रॉन।
अब इसमें ये बोला जाता है कि जो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम है उनके पास नोबल गैस स्कोर है, ठीक है। नोबल गैस स्कोर के साथ डी इलेक्ट्रॉन्स की एडिंग हो जाती है गैलियम एंड इंडियम में, एंड थैलियम के अंदर तो भाई 14f इलेक्ट्रॉन्स की भी एडिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब बस यही लिखा है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज NS2np1. A close look at the electronic configuration suggests that while boron and aluminium have noble gas score, gallium and indium have noble gas plus 10 d electrons. noble gas score मतलब NS2np1 के साथ डी इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, ठीक है। दैट इज नोबल गैस स्कोर, ओके। एंड थेलियम हैज नोबल गैस प्लस 14f इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो सबसे नीचे चला जाता है, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स. Thus the electronic structures of these elements are more complex than the first two groups of elements discussed in unit 10. This difference in electronic structure affects the other properties and consequently the chemistry of all the elements. So this basically the difference that is coming in the electronic configuration at such a very high level is actually responsible for affecting the stability and the properties of any particular elements. So that was about the electronic configuration. Moving towards the atomic radii. Atomic radii, अब देखो इतना बड़ा पैराग्राफ, बस इतना याद करना है आपको, तो इसीलिए माई नोट्स आर इम्पोर्टेंट. आप भी अपनी ऐसी छोटी छोटी नोट्स बना के लिख लो, बस इतना पढ़ना है. मैं बोल रही हूँ, अगर आपको ये सुनने का टाइम ना मिले, सिर्फ इतना एक बार नजर घुमा लेना एवरी डे, दैट्स इट, एंड यू आर डन विद पी ब्लॉक. आई डोंट नो पी ब्लॉक को इतना टफ क्यों बना दिया जाता है. नो, इट्स नॉट टफ, इट्स इजी. बस इतना पढ़ लो एंड देन क्वेश्चंस करके देखो, आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है. बट मैं आपको कहूंगी कि कहीं पे भी मॉड्यूल अगर आपके पूरे पी ब्लॉक के हैं तो वो सॉल्व मत करो. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर आ रहा है पोर्शन, उसका मॉड्यूल मिल रहा है तो सॉल्व करो. उसके अलावा अगर आपको कहीं से क्वेश्चंस मिल रहे हैं ऐसे, मतलब कहीं पर भी अगर पूरा पी ब्लॉक है ना तो मत करो. जनरली कोचिंग्स ने अभी तक ये रिफाइन नहीं किया है, बट अगर कर दिया है आपके यहाँ पे, वेल एंड गुड, जस्ट गो विद इट एंड दैट्स इट. यू डोंट हैव टू डू एनी अदर थिंग एल्स. ओके ओके, वेल लेट्स मूव फॉरवर्ड. एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक नहीं तो सिर्फ पीवाईक्यूज करो, जितने 35-40 हो, जितने भी हो ना, डजंट मैटर, जस्ट डू पीवाईक्यूज एंड दैट्स इट. आपको पता चल गया ना कैसे आ रहा है पेपर. अब देखो यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई का जो ऑर्डर होता है, जनरली हमें पता है कि जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज हो रहा है. तो बस वही है, बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला होना चाहिए था, बट ये एल्यूमिनियम यहाँ पे चला गया और गैलियम यहाँ पे आ गया. वैसा क्यों हुआ? मतलब गैलियम का एटॉमिक रेडियाई कम इसीलिए हुआ क्योंकि गैलियम में इंट्रोडक्शन हो गया 3d10 इलेक्ट्रॉन्स का. जैसे ही 3d10 इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रोडक्शन हुआ, वैसे ही लगने लगा पुअर शील्डिंग होने लगी. पुअर शील्डिंग के वजह से जो है न्यूक्लियस ने क्या किया, ज्यादा अट्रैक्शन लगाना शुरू कर दिया ns इलेक्ट्रॉन्स को, और उस वजह से उसका एटॉमिक रेडियाई छोटा हो गया. तो दैट्स इट. बस आपको ऑर्डर याद रखना है कि एल्यूमिनियम गैलियम का ऑर्डर उल्टा हो जाता है, एंड डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस. सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर ईच सक्सेसिव मेंबर, वन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड एंड देयरफॉर एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. हाउएवर अ डेविएशन कैन बी सीन. Atomic radius of gallium is less than that of aluminium, जो यहाँ पे दिया है. This can be understood from the variation in the inner core of the electronic configuration. Inner core जो अभी मैं बता रही थी, inner core में क्या हुआ, noble gas core थी इनकी, noble gas core के साथ अब इनके पास आ गए 3d electrons. देखो, the presence of additional 10d electrons offer only poor screening effect for the outer electrons from the increased nuclear charges in gallium. Consequently, the atomic radius of gallium is less than that of aluminium. तो उसके वजह से वो कम हो गया. That's it. इतना बड़े रामायण मैंने आपको यहाँ पे लिख दी. हाँ, कितना इजी कर दिया भाई. चले आगे बढ़ते. अब आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या याद रखना है? देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हो. अब देखो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो आपको पीरियोडिसिटी तो एटलीस्ट आनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती तो. क्योंकि अब जैसे ये सारे जो टर्म्स है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सारी पीरियोडिसिटी में पढ़ाई गई है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा W बनाना है. W भी अब थोड़ा तरीके से बनाना है कि आपको ऐसा कुछ मिले, ठीक है. ये W बेसिकली कैसे बनता है, ऐसे कुछ, ये नीचे जाएगा और ये ऐसे. तो बोरॉन है, यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम लिखना है. अब बोरॉन के बाद यहाँ पे थैलियम वाली लाइन आ रही है, ठीक है. उसके बाद आपकी गैलियम वाली लाइन आ रही है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद इंडियम है. तो ये हो गया आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप देखोगे कि हमें पता है डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड वो इंक्रीज होती है. तो थैलियम और इंडियम में क्यों हो रही है? तो भाई अगेन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, गैलियम,
एल्यूमिनियम में क्यों हो रही है, क्योंकि 3d10 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका कोई नाम नहीं दिया। तो ये जो चीज वो लोगों ने पहले हमें कही थी ना कि इसके वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट आने वाला है, वो इफेक्ट आता दिख रहा है। So the ionization enthalpy values, as expected from the general trend, do not decrease smoothly down the group. The decrease from the boron to aluminium is associated with increase in size. The observed discontinuity in the ionization enthalpy values between aluminium and gallium and between indium and thallium are due to inability of D and F electrons, which have low screening effect to compensate the increase in nuclear charge. वो लोग D electrons को लेके आ जाते हैं। अब D electrons जो है वो इतना अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता, तो न्यूक्लियस क्या करता है, जितना भी फोर्स लग रहा है ना उसको बढ़ा देता है। उसके वजह से उनका एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, उसके वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे इफेक्ट आ जाता है। मतलब इजी नहीं होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। The order of ionization enthalpy as expected is this. The sum of first three ionization enthalpy is very very high. Okay, but देखो अब यहाँ पे इस पूरे पेज में बस इतने पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। इतना लर्न कर लिया, खत्म है ये पेज। ठीक है, ऐसे आपको कितने पेजेस करने हैं, बस 4, एंड दैट्स इट। लेट्स गो विद द सेकंड पेज। एलिमेंट्स इज वेरी हाई, तो वो लोग बोल रहे हैं कि डेल्टा H1 डेल्टा H2 का जो सम होता है आयनाइजेशन एंथैल्पीज का, वो काफी ज्यादा हाई है और जो हमको देखने को मिलता है। अब आती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगेन टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। ठीक है, बट यहाँ पे भी देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। एक तो डिक्रीज तो हो ही रही है, देखो डिक्रीज तो हो नहीं रही और इंक्रीज हो रही है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और उसमें बोरॉन की तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइजेस ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। बोरॉन से एल्यूमिनियम तक डिक्रीज हो रही है। मतलब बोरॉन, अगर आप देखोगे ना ये लोगों की जो लाइंस, उसके हिसाब से बोरॉन से एल्यूमिनियम तक जो है वो डिक्रीज हो रही है, जो होना चाहिए वही हो रहा है, पर उसके बाद फिर वो इंक्रीज कर रही है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है। ठीक है, मतलब मैं ये बिलीव करती हूँ कि यार एल्यूमिनियम से ऐसे आरओ बना लेना वो बच्चों को लर्न नहीं रहता ज्यादा, तो हम अगर इसको ऐसे लर्न करेंगे तो इट विल बी मोर इजी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। कि अच्छा टॉप टू बॉटम डिक्रीज होनी होती है, बट बोरॉन की फैमिली में डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। और उसके अलावा बोरॉन की तो सबसे ज्यादा होती है। दैट्स इट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग एल्स। सो डाउन द ग्रुप electronegativity first decreases from boron to aluminium and then increases marginally. This is because of the discrepancies in the atomic size of the element. So it decreases from boron to aluminium and then it increases marginally, and it is because of here. Okay, then we have the physical properties. How can we actually judge of the physical properties of the things that are there, and how can we actually get to know? So boron is a non-metallic in nature. We know that boron non-metallic है, hard है, black colored solid, एकदम ऐसा hard होता है। boron और बाकी सारे metals देखोगे ना, boron is a non-metal. Aluminium, gallium, indium, thallium are metals. ठीक है, तो ये non-metal है, हार्ड ब्लैक कलर्ड सॉलिड है। इसके एलोट्रोपिक फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, राइट, कि बोरॉन 10 का 19% होता है, बोरॉन 11 का 81% होता है। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है। रेस्ट बाकी जो है वो सारे सॉफ्ट मेटल्स है, जैसे ये, और मेटल्स है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, बट इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। अब गैलियम जो है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो इतना कम होता है कि अगर आप गैलियम मेटल को हाथ में लोगे तो वो हाथ में ही पिघल जाएगा। आपकी हैंड की ही उसके लिए हीट इतनी ज्यादा है कि वो वहीं पे पिघल जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट उसका काफी कम है, बॉइलिंग पॉइंट उसका काफी ज्यादा है। डेंसिटी जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे उसका मास बढ़ेगा, जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, दैट्स नॉर्मल। तो बोरॉन इज नॉन मेटेलिक इन नेचर, बिल्कुल सही। इट इज एक्सट्रीमली हार्ड इन ब्लैक कलर्ड सॉलिड, बिल्कुल सही। इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। बोरॉन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका एकदम स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन होता है, इसलिए उसका आसान नहीं होता मेल्ट करना। बाकी सब मेंबर्स सॉफ्ट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, बट हाई कंडक्टिविटी है। इट इज worthwhile to note that gallium, with unusually low melting point 303 Kelvin, could exist in liquid state during summer. Its high boiling point is 2676 Kelvin, make it a useful material for measuring high temperatures. Density of the element increases down the group. जैसे density होती है वो increase करती है। अब देखो यहाँ पे दी हुई है ये टेबल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, जिसको बच्चे पढ़ते ही नहीं है। एक तो पहले तो डर लगता है, तो मैं आपको बताती हूँ डरना बिल्कुल नहीं है। मैंने सारे ट्रेंड्स यहाँ पे दिख दिए और इसमें से आधे तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, और जो नहीं पढ़े वो नॉर्मल ट्रेंड्स है जो होते हैं। देखो अभी मैं आपको ये टेबल अभी लर्न करवा दूंगी, जस्ट सी विद इन 2 to 3 minutes। क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर्स दिए, उनके एटॉमिक मासेस दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई है, ठीक है, और
ये 3 चीजें तो पीरियोडिसिटी में हम पढ़ लेते हैं। खैर, अब आते हैं ट्रेंड्स पे जो आपको यहाँ पे गिवन है। एटॉमिक रेडियस में मैंने आपको क्या बताया था? एटॉमिक रेडियस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका जो रेडियस है एल्यूमिनियम गैलियम में उल्टा हो जाता है। अब देखो, आप यहाँ पे मार्क्स देखो, 88 है, एल्यूमिनियम का गैलियम से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा हो गया, फिर इंडियम है, फिर थैलियम है, तो एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ लिया, हमारा काम हो गया। आयनिक रेडियस जैसे इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप वैसे ही करता है, कोई अनोमली नहीं है, सीधा सीधा ट्रेंड लगाना है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये जो ब्लैक बॉक्स में है वो सारे एलिमेंट्स है जिनका नॉर्मल ट्रेंड है, और रेड वाले जिसमें ब्लैक बॉक्स नहीं है उसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक चीज मैंने आपको बताई, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, H1, H2 एंड H3 की वैल्यूज जो है वो काफी ज्यादा हाई होती है, और H3 की वैल्यू, आई एम सो सॉरी, पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों मिस्टेक की है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये H3 की वैल्यू H2 की वैल्यू और H1 की वैल्यू से डिफरेंट है, ये H1 है यहाँ पे, ये H2 है यहाँ पे, और ये H3 है, ऑब्वियसली H3 की ज्यादा होगी। तो खैर, ये भी नॉर्मल ट्रेंड होता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर आती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में मैंने क्या बोला, एक तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, और उसके अलावा बोरॉन की सबसे ज्यादा, देखो बोरॉन की सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या होती है, फिर आपके थैलियम की, फिर इंडियम की, फिर इसकी, फिर इसकी, दैट्स इट, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। सिर्फ बोरॉन को यहां से उठा के स्टार्टिंग में रख देना है। डेंसिटी क्या है, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगी, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, तो बस डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट का क्या है, ओके या अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम। गैलियम का सबसे कम हो जाता है, क्योंकि अभी हमने गैलियम के बारे में पढ़ा कि अनयूजुअली गैलियम का ऐसा नहीं होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, बट गैलियम थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है, गैलियम का सबसे कम हो जाता है, तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया जो अभी हमने पढ़ा। एंड फाइनली बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो वो नॉर्मल ऑर्डर में ही डिक्रीज कर रहा है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम जितना होना चाहिए उतना ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये पूरा का पूरा टेबल आई फील आपको लर्न हो गया। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वो सारे टर्म्स है जिससे बच्चे भागते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे प्रॉपरली सुना है, अगर आप मेरे साथ मार्किंग कर रहे हो एनसीईआरटी में, आई एम श्योर इनफ कि आपको ये सब आ गया, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से। केमिकल प्रॉपर्टीज आर नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब बस थोड़ा बाकी है, थोड़ा तो नहीं कहूंगी, ऑलमोस्ट हाफ टॉपिक हुआ है, हाफ टॉपिक और बाकी है, ठीक है। चले, केमिकल प्रॉपर्टीज, डिक्रीज इन साइज ऑफ बोरॉन हो रहा है, ऑब्वियसली साइज काफी छोटी होती है बोरॉन की, और अगर हम देखेंगे तो डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 जो उसका सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज है वो काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि उसकी साइज छोटी है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें कोवैलेंट बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। बोरॉन जो है वो ग्रेटर देन एल्यूमिनियम है, ऑब्वियसली उसका ये जो सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, इसीलिए बोरॉन +3 में एग्जिस्ट ज्यादा नहीं करता, बट एल्यूमिनियम +3 में एग्जिस्ट करेगा, एंड एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑल्सो, जो आपको देखने को मिलेगा। इसी पैराग्राफ में हम एक इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, मान लो देयर आर टू एलिमेंट्स M एंड A, अब M प्लस है, A माइनस है, M प्लस और A माइनस के वजह से जब इनका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट को ऐसे समझो कि ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो इतनी इनफ नहीं है कि वो NS इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके। मैं रिपीट करती हूँ, एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो इनफ नहीं है कि वो NS इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मैं बोलना चाह रही हूं आपको एक चीज कि एल्यूमिनियम +3 है और थैलियम +3 है, ठीक है। यहाँ पे S ऑर्बिटल है, यहाँ पे P ऑर्बिटल है, क्या यहाँ पे D और F है? नहीं है। यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी P है, बट यहाँ पे बीच में D और F भी है। D और F के वजह से पुअर स्क्रीनिंग होगी, जिसकी वजह से ये S इलेक्ट्रॉन और ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगा, और अब S इलेक्ट्रॉन अगर और ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया तो अब बोलेगा कि भाई S इलेक्ट्रॉन तो इजीली नहीं निकल रहा, और ये जो फिनोमेना होता है जिसकी वजह से S इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलता, उसे बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जो +3 नंबर है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स न्यूक्लियस वो बढ़ता जा रहा है, और उस कंडीशन में 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी इवन इमेजिन्ड ऑफ। एक इलेक्ट्रॉन ही मुश्किल से निकलता है, एंड डाउन द ग्रुप +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। खैर, अभी हम रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
Oxidation stands and trends in chemical reactivity. Due to small size of boron, the sum of first three ionization enthalpy is very high. बिल्कुल सही, बोरॉन की सबसे छोटी साइज है इसलिए वो तीनों हाई है. This prevents it to form +3 ion and forces it to form only covalent compound. उसको प्रिवेंट करता है कि वो +3 फॉर्म ना बनाए और फोर्स करता है कि भाई कोवैलेंट कंपाउंड बना. बट एज वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज कंसिडरेबली डिक्रीज, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, सो इट कंसिडरेबली डिक्रीजेस एंड इट इज देयरफॉर एबल टू फॉर्म Al+3 आयन. इनफैक्ट एल्यूमिनियम इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो हमें देखने को मिलता है. ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है. ठीक है. However, down the group, due to poor shielding effect of intervening DNF orbital, the increased effective nuclear charge holds NS electron tightly responsible for inert pair effect and thereby restricting their participation in bonding. जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉन्डिंग में, अब वहां पे सिर्फ एक ही करेगा. क्यों? क्योंकि भाई there's a poor shielding by DNF orbital, because of which now the things are attracted more towards nucleus, because of which it is not easy for NS electron to remove their path from to come out of that particular atom, and that is the reason there is an inert pair effect, which is one of the phenomena which is a characteristic feature of p block element. ठीक है जी. चले आगे बढ़े. Restricting their participation in bonding. As a result of this, only p orbital electron may be involved in bonding. इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ p orbital के electrons जो है वो bonding में involve करते हैं. In fact, in gallium, indium and thallium, both +1 and +3 oxidation states are observed. The relative stability of +1 oxidation state progressively increases for heavier elements, aluminium, gallium, indium, thallium. So वो increase करती है +1 की. Thallium +1 oxidation state ज्यादा predominant है, जहां पे थैलियम +3 से ऑब्वियसली थैलियम की ज्यादा है. ठीक है. एज इट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन द कैरेक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग पावर, देखो, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ये एक बहुत फेमस तरीके का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जहां पे आपको ये पूछा जाएगा कि आपको अपनी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी. इसका मतलब ये होता है कि आपको दे दिया है जैसे GaCl3 और GaCl, और आपको बताना है कि इसमें से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. ठीक है. अब मान लो GaCl3 है और Ga+1 है, मतलब ये +1 होगा, ये -1 होगा, ये -3 होगा, ये +3 होगा. ऑब्वियसली हमें पता है Ga+3 की स्टेबिलिटी Ga+1 से ज्यादा है, तो Ga+1 जो है क्योंकि वो कम स्टेबल है वो Ga+3 में जाना चाहेगा, मतलब वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, और जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होता है. इसीलिए Ga+1 यानी GaCl इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू GaCl3. सो दिस आर वेरी फेमस काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली आस्क्ड. ठीक है जी. चले अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि इन ट्राइवेलेंट स्टेट में काफी सारे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, बट BF3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है. तो वहां पे आप देखो कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है. ये केमिकल बॉन्डिंग का एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव है. सो वही लिखा है, इन ट्राइवेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स बोरॉन, जैसे बोरॉन का होता है BF3, वो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे? 6 होंगे. ऐसे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड थस बिहेव एज लुईस एसिड्स, ये जो होता है ना, ये होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो एक्सेप्ट कर सके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ताकि उनकी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो सके. क्योंकि वो लोग मैक्सिमम BF3 बना सकते हैं. अभी भी इसके पास 6 बॉन्ड्स ही बने और 2 बॉन्ड्स बन सकते हैं, तो वो जो 2 बॉन्ड्स बनते हैं ना, वो एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स होते हैं उनके डालने से बनाए जाते हैं. सो अगर कोई चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसे लुईस एसिड्स बोलते हैं. लुईस एसिड्स आर एक्सेप्टर्स ऑफ द लोन पेयर्स. तो लोन पेयर्स को क्या कर रहे हैं वो लोग? लोन पेयर को एक्सेप्ट करें. ठीक है जी. तो दे बिहेव एज लुईस एसिड. द टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि अब स्टेबिलिटी आने लग जाएगी, डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे अपने आप को शिफ्ट करते रहेंगे. ठीक है. आई एम सो सॉरी बीच बीच में अगर आपको थोड़ी वॉइसेस आ रही हो तो. I'll try my best noise reduction के लिए, but even if it is, apologies for that.
Well, let's begin. Coming back, BCl3 easily accepts a lone pair of electrons from ammonia because obviously अब उसको क्या करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, तो वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा. जैसे BCl3 प्लस NH3 है तो वो आपको ये देगा, प्लेनर से टेट्राहेड्रल बन रहा है. AlCl3 जो है वो एक डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. तो डाइमर बनाएगा, दो बनाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और उसके बाद जितने भी स्टेट्स आएंगे उनके पास अपने खुद के वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो लोग अच्छा खासा अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सपैंड कर भी लिया तो इलेक्ट्रॉन वेकेंट डी ऑर्बिटल में जंप कर देगा. खैर, अब आप वापस आते हैं. देखो, इस पैराग्राफ को समझने के लिए समझो कि जो एलिमेंट्स है वो M+3 स्टेट में है, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. तो जब हम उनको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, सो व्हेन दे आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, स्पेशली द ट्राइक्लोराइड्स, तो वो MOH4- यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, विच इज sp3. ये स्ट्रक्चर बोरॉन नहीं बनाता, MOH4-, मतलब बोरॉन बनाएगा बट कोवैलेंट वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा. बोरॉन आयनिक स्ट्रक्चर बनाता है. AlCl3- प्लस एसिड, अगर आप देखोगे जब AlCl3 में एसिड डालोगे, मतलब वही एक्वस वाला वाटर, तो वो आपको AlH2O6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स sp3d2 देगा. क्योंकि यहाँ पे इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो आप यूज कर सकते हो डी ऑर्बिटल्स को, है ना जी. सो इन ट्राइवेलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवैलेंट आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल, जो ट्राइक्लोराइड्स है वो हाइड्रोलाइज करके बनाते हैं एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स MOH4- स्पीशीज. द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट M इज sp3. इस केस में जो MOH4- बना ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3. Aluminium chloride in acidified aqueous solution forms octahedral AlH2O6 plus 3 ion. In this complex, the 3d orbitals of aluminium are involved and the hybridization state of aluminium is sp3d. ठीक है जी. ओके, अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है, और आपको बताना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका ज्यादा है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, लालच कम होना. लालच कम होना यानी कि जो वैल्यू सबसे कम होगी वो आप लोगे, तो सबसे कम वैल्यू यानी एल्यूमिनियम को सबसे कम लालच है, यानी कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के तरीके से माना जाएगा. तो बस वही लिखा है. एंड एल्यूमिनियम तो अभी हमने पढ़ा भी ना कि एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट वी आर एबल टू सी. ठीक है जी. चलो, अब आगे बढ़ते हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर कैसे होती है. तो जब भी कोई एलिमेंट है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो E2O3 बनाएगा. यही एलिमेंट जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसके नाइट्राइड्स बनाएगा. बोरॉन जो है वो अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में रिएक्ट नहीं करता है, सो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म. एल्यूमिनियम जो है वो एक वेरी थिन लेयर बना देगा अपने आसपास Al2O3 की, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगी मेटल को फर्दर अटैक से. एंड अमॉर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं. सो वी हैव अमॉर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, जो कि क्या करते हैं, बोरॉन के ऑक्साइड जैसे B2O3 या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जैसे Al2O3 उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, अनरिएक्टिव है अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में. एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस व्हिच प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक. तो वो अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं अटैक कर रहा, और वो क्या करेगा, एक थिन लेयर बना लेगा. Amorphous boron and aluminium on heating in air form B2O3 and Al2O3 respectively. That is, they are oxides. Okay, basically with dinitrogen at high temperatures they form nitrides. और जब इसी के साथ आप डाइनाइट्रोजन डाल दोगे तो वो क्या बना देंगे, नाइट्राइड्स बना देंगे. The nature of these oxides varies down the group. अब इनका जो नेचर है ये जो है ये वेरी करेगा डाउन द ग्रुप. बोरॉन ट्राइऑक्साइड जो होगा वो ऑब्वियसली, अब देखो यहाँ पे ये आपके Ba2O3. अब जो ऑक्साइड्स है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है गैलियम इंडियम थेलियम की, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है. DNF इलेक्ट्रॉन्स का इंसर्शन हो जाता है, जिसके वजह से DNF इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, NS इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देंगे, और NS इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देंगे तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाया जाएगा. तो यहाँ पे इन तीन एलिमेंट्स जो है, ये तीन एलिमेंट्स दो फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. पहले जो दो है वो सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, वेरी गुड. चले आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे जब हम देखेंगे ऑक्साइड्स कैसे है, तो बोरॉन के जो ऑक्साइड्स है वो एसिडिक है, एल्यूमिनियम गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, और इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक है. तो वी हैव एसिडिक, एम्फोटेरिक एंड बेसिक. उसके अलावा बोरॉन के साथ मेटल बोरेट्स होते हैं जो कि AB के साथ उसको बेस बनाते हैं. सो इट्स बेसिकली मेटल बोरेट्स है. ठीक है. द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप. बिल्कुल सही बात है. बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक एंड रिएक्ट्स विद बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्मिंग मेटल बोरेट, यानी कि वो क्या करेंगे,
वो लोग खुद एसिडिक है और वो बेस के साथ रिएक्ट करके मेटल बोरेट जो सॉल्ट्स होता है वो बना देंगे। एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक है एंड थेलियम एंड इंडियम के ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। सो देखो मैं आपको हर चीज बताती जा रही हूँ साइड में एंड देन वी रीड इट। अब आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज। पहले रीडिंग करते हैं, मतलब पहले अपनी शॉर्ट नोट्स देखते हैं फिर रीडिंग करते हैं। बोरॉन जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, बोरॉन आपको रिएक्ट करता हुआ नहीं मिलेगा इससे। एल्यूमिनियम जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 and H2 बनाएगा एंड वही एल्यूमिनियम जब HNO3 के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा जो एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है जो कि पैसिव प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। तो बोरॉन तो कर ही नहीं रहा, एल्यूमिनियम जैसे ऊपर जब था, जब हम एयर से कर रहे थे तब मैंने बोला बोरॉन अपने क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में नहीं करेगा, ऐसे यहाँ पे बोरॉन वापस नहीं कर रहा है, वे रिएक्ट विद द एसिड एंड एल्कलीज, एल्यूमिनियम करता है। एल्यूमिनियम जो है वो एक्वस NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा, यानी कि वो आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो एक बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा और वो बना देगा NaAlO2 जिसे हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विच इज NaAlO2 और इसी को जब फर्दर NaOH में रखा जाएगा तो वो हो जाएगा NaAl एल्यूमिनियम और ब्रैकेट में हो जाएगा OH4 जो कि आपका एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो एल्यूमिनेट। दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कलीज even at moderate temperature, but aluminium dissolve in mineral acids and aqueous alkalis and thus shows amphoteric character. एल्यूमिनियम तो एम्फोटेरिक करता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि भाई क्या करेगा, एसिड के साथ भी कर रहा है, बेस के साथ भी कर रहा है, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट्स डाइहाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है। हाउएवर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ it renders aluminium passive by forming a protective oxide layer on the surface. Very, very important. Aluminium also reacts with aqueous alkali. Aqueous alkali means it is also reacting with a basic solution and it is liberating dihydrogen there as well. तो एसिड के साथ रिएक्ट किया तब भी डाइहाइड्रोजन, बेस के साथ रिएक्ट किया तब भी डाइहाइड्रोजन, बट बनता क्या है, तो बनता है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो एल्यूमिनेट। ये नाम कैसे आया, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा हुआ है आपको पता होना चाहिए कि नाम कैसे आया, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो। I'll be soon releasing one shot for coordination compounds. The notes for coordination compounds I've uploaded it. आप उसको एक बार check out कर सकते हो and one shot will be uploaded soon. ठीक है, अब देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी ना कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जब कोई भी एलिमेंट X2 के साथ यानी क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएगा तो या तो EX3+3 में जाएगा या EX1 में जाएगा, एक्सेप्ट TLI3 फॉर्म नहीं होता। हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं BCl3 और AlCl3 का, तो BCl3 को पानी में डालने पे BOH3 एंड H2O के साथ BOH4-, ये जनरली मैंने आपको कहा था नहीं बनता। AlCl3 मतलब कोवैलेंट नहीं होता, आयनिक होता है। AlCl3 को वाटर के साथ डालोगे AlH2O6+3, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने पीछे ही पढ़ लिया था। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। वाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। हमें रीजन देना है कि ऐसा क्यों होता है, वाइट फ्यूम्स हमें क्यों देखने को मिलती है। तो एक चीज पता होनी चाहिए कि जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, अपने आप को पार्शियली हाइड्रोलाइज करेगा, जिसकी वजह से HCl गैस जो है वो लिबरेट होगी और ये जो HCl गैस है वो व्हाइट कलर की फ्यूम्स देती है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन वो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है और कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टीज है जो कि बोरॉन फॉलो करता है और अब हम उन्हीं को पढ़ेंगे। सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द केमिकल बिहेवियर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, द ट्राइक्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स बीइंग कोवैलेंट इन नेचर। ये जितने भी ट्राइक्लोराइड्स है या ट्राइब्रोमाइड्स है वो सारे कोवैलेंट होते हैं नेचर में, इसीलिए वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं पानी में। स्पीशीज जो होती है टेट्राहेड्रल MOH4- and MH2O6+3 एक्सेप्ट इन बोरॉन एग्जिस्ट इन दीज एक्वस मीडियम। तो हाइड्रोलाइज करने के बाद वो इन दोनों में डिवाइड करते हैं और अपने आप को एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं। बट एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बोरॉन नहीं कर रहा, तो जो भी काम हो रहा है ना वो एक्सेप्ट बोरॉन हो रहा है। ठीक है, द मोनोमेरिक ट्राइहलाइड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, अ स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड्स। ऑब्वियसली जो मोनोमेरिक ट्राइहलाइड्स होते हैं, जैसे मान लो BF3 है,
है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसने सिर्फ 6 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसको और 2 बॉन्ड्स की जरूरत है, तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को। और जो इलेक्ट्रॉन या जो कंपाउंड एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर को, उन्हें हम लुईस एसिड्स बोलते हैं। सो दे आर एक्टिंग एज लुईस एसिड्स। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इजीली रिएक्ट्स विद लुईस बेसेस सच एज NH3 टू कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड बोरॉन। तो ये BF3 है जो NH3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो BF3 एक इलेक्ट्रॉन उसको NH3 जो है वो बोरॉन को दे देगा। It is due to the absence of d orbital that the maximum covalency of boron is just 4. Maximum अगर आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा, because boron does not have d orbital. Vacant d orbital होता तो काम होता. Since the d orbitals are available with aluminium and other element, the maximum covalency can be expanded beyond 6. तो 6 के अलावा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए जिसमें डी ऑर्बिटल्स हो। जैसे एल्यूमिनियम में है, एल्यूमिनियम को डायमराइज किया जाता है, एल्यूमिनियम AlCl3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा Al2Cl6 यानी कि इसका डायमर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। द मेटल स्पीशीज कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजन इन दीज हैलोजन ब्रिज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बोरॉन जो है वो अनेबल है या ये बनाने के, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि बोरॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो उसकी मैक्सिमम वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, और उसके अलावा वो अपने आप को एक्सपैंड भी नहीं कर पाएगा। तो इतना ही हमें बेसिकली बोरॉन में पढ़ना है। अब बोरॉन के बाद का जो टॉपिक है वो उसके कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे बोरैक्स हो गया या कर्नाइट हो गया या डायबोरॉन हो गया, जिसमें वो अपने आप को एग्जिस्ट करता था। दिस इज समथिंग विच यू डोंट नीड टू डू इट, बट यहाँ पे लास्ट में एक चीज है, यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड द कंपाउंड। अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसमें ये कंपाउंड्स के बारे में कहीं मेंशन नहीं है, आपको एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए था। तो दैट वी हैव डन फॉर द बोरॉन फैमिली। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड द कंपाउंड्स। बोरॉन जो है वो एक्सट्रीमली हार्ड है, हमने देखा ब्लैक कलर का होता है, एक्सट्रीमली हार्ड होता है, बाकी सब सॉफ्ट होता है, एंड जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, डेंसिटी कम होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है जो मूव कर सके। फाइन, क्योंकि हार्ड है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हार्ड है, यानी ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बंधे होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना काफी मुश्किल है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी कम है, विच फाइंड्स मेकिंग एप्लीकेशंस। बोरॉन फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। बुलेट प्रूफ वेस्ट यानी कि जो शूटर्स होते हैं वो जनरली वेस्ट पहनते हैं। वेस्ट यानी कि काइंड ऑफ कोट दैट दे वेयर ऑन देयर बॉडी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ हार्म। ठीक है, एंड लाइट कॉम्पोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट उधर काम आता है। बोरॉन का 10 आइसोटोप काफी हाई एबिलिटी रखता है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने में, इसीलिए उसके जो बोराइड्स है वो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काम आते हैं, वो आपको जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वहां देखने को मिलेंगे। द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरैक्स एंड बोरिक एसिड, बोरैक्स एंड बोरिक एसिड, H3BO3 होता है बोरैक्स, एंड Na2B4O7.10H2 होता है बोरैक्स, एंड बोरिक एसिड होता है H3BO3। सो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस। आपने देखा होगा जो आजकल ग्लास वेयर्स यूज किए जाते हैं वो जनरली हीट रेजिस्टेंट होते हैं, कि अगर आग लग भी जाए, फायर हो भी लग भी जाए, तो वो ग्लासेस ना जले एंड उससे प्रिवेंट हो, जाने बच सके, इसीलिए हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस बनाए जाते हैं। तो वो बोरैक्स से ही बनाए जाते हैं, पायरेक्स होता है। ग्लासवुल एंड फाइबर ग्लास, बोरैक्स इज आल्सो यूज्ड एज फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मेटल्स, फॉर हीट स्क्रैच एंड स्टेन रेजिस्टेंट ग्लेज कोटिंग इन earthenwares एंड इज कंस्टिट्यूएंट फॉर द मेडिसिनल सोप। ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि उसका जो है वो काफी लो, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, तो जल्दी मेल्ट ही नहीं होगा और वो चीजों को अपने हिसाब से काम करवाएगा। एन aqueous solution of orthoboric acid is generally used as mild antiseptic. This is very important कि orthoboric acid के एक थोड़े से solution को हम as an antiseptic भी use करते हैं, mild antiseptic। ठीक है, aluminium is a bright silvery white metal। अब aluminium पे आ जाते तो अभी तक बोरॉन के बारे में था कि अच्छा भाई बोरॉन आपको कहाँ कहाँ ग्लासवेयर में दिख जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में दिख जाएगा, फिर आपके एंटीसेप्टिक के तरीके से यूज होता है फाइबर्स बनाने में, बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में, वहां सब पे बोरॉन दिख जाएगा। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो एक ब्राइट सिल्वरी व्हाइट मेटल है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी हाई होती है, एंड उसके अलावा हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ऑन वेट टू वेट बेसिस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना एल्यूमिनियम की, वो कॉपर से भी ज्यादा होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज अ वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ना। एल्यूमिनियम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली हमारी आज की इंडस्ट्री में, एलॉयज बनाने के लिए तो काफी काम आता है। एल्यूमिनियम की पाइप्स होती है, ट्यूब्स होती है, हमारे घर पे यूटेंसिल्स आते हैं। एल्यूमिनियम अच्छा खासा मेलिएबल होता है, तो इसकी फॉइल बन जाती है जिसमें खाना पैक
पैक करते हैं ना, तो विच इज़ यूज्ड इन पैकिंग, यूटेंसिल मेकिंग, कंस्ट्रक्शन, एरोप्लेन। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि एरोप्लेन उसकी एक तो कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, यानी कि वो क्या करेगा, थर्मल कंडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी मेल्ट नहीं होगा। द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो आज के टाइम पे एल्यूमिनियम को यूज़ करना हमने थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम जिस ओर में से मिल रहा था हमें, मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम हमें मिलता है बॉक्साइट में से मिलता है ना, तो बॉक्साइट, एम आई करेक्ट? हाँ, बॉक्साइट में से मिलता है। तो बॉक्साइट में से जो वो मिल रहा है हमें, वहाँ से ये एल्यूमिनियम को बेसिकली जो है मीका से भी मिलता है। मीका स्टोन होती है ना, जो आपको अलग अलग स्टेट्स में मिल जाएंगी, उससे भी मिलता है। तो काफ़ी टॉक्सिक मानी जाती है, और टॉक्सिक होने के लिए के वजह से आज के टाइम पे यूटेंसिल्स में हम उसको कम यूज़ कर रहे हैं। तो ये नॉलेज होना चाहिए बेसिकली बोरॉन फैमिली के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द टॉपिक बोरॉन फैमिली। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट फैमिली, कार्बन फैमिली। Till then, keep learning. Take care. Bye bye. अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो and you'll be able to solve the questions. आप please make sure that you're only and only doing PYQs, or else you're doing all the questions which are related to this topic only. इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे. Okay, so that's it from my side. Thank you. Take care. Bye.